हाँ हाँ, तो आज आज का जो टॉपिक है थोड़ा वो ये थोड़ा टफ है उसको थोड़ा। एक मिनट रुकिए। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये आपका ये एरोमेटिक है कि नहीं, ये बताइएगा। आप लोग थोड़ा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, बताइए एरोमेटिसिटी है कि नहीं नॉर्मल, ये बताइए। ओके बताइए बेटा, सारा रिंग पे देखना है कितना पाई इलेक्ट्रॉन से टोटल में, बताओ। 14। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। द 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंप्लीट कंजुगेशन साइक्लिक सिस्टम को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? ऑटोमेटिक। एरोमेटिक। एरोमेटिक होता है। और इसको बोलते हैं एंथ्रासिन। और ये सब कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होता है। बेंजीन रिंग जिसमें फ्यूज रहता है ना, एरोमेटिक बेंजीन रिंग जो फ्यूज सिस्टम रहता है वो हमेशा कार्सिनोजेनिक होता है। तो इसको बोलते हैं बेटा एरोमेटिसिटी। तो ये आपका एंथ्रासिन एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। तो बताओ ये समझ में आ गया। और ये बताइएगा आप लोग, ये क्या था? एरोमेटिक था या नॉट एरोमेटिक? बताइए निर्मली बताइए, श्यामल बताइए, एरोमेटिक है या नहीं? एंटी एरोमेटिक। हम्म। नहीं नहीं, सुनिए, सबसे पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहले इसमें देखिएगा कि वेन एवर यू हैव टू काउंट द एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, तो यू हैव टू काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन ओनली फॉर द रिंग। रिंग से ही लेना आपको, रिंग के बाहर से नहीं जाएंगे, रिंग से ही लेंगे हम लोग। आई बात समझ में क्या बोल रहा मैं? रिंग का ही इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है, रिंग के बाहर के इलेक्ट्रॉन को काउंट मत कीजिए आप लोग। वेन एवर यू हैव टू काउंट पाई इलेक्ट्रॉन फॉर aromaticity, then take only peripheral pi electrons inside the ring। आप ये बता दो यहाँ पे, मैं इनसाइड द रिंग का पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, तो आप ये बताना आप लोग कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के बाहर है कि रिंग रिंग में, ये बताओ आप लोग। बाहर। रिंग के बाहर, तो पेरिफेरल पार्ट में यही आएगा ना आपका। बताइए, पेरिफेरल का मतलब होता है आउटसाइड। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक रिंग बनाएंगे, यहाँ पे देखिएगा, एक रिंग बनाएंगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा, थोड़ा देखिएगा गौर से देखिएगा इसको, कि बेटा ये अगर रिंग बनाया मैंने, इस तरह का रिंग अगर बनाया, देखिएगा यहाँ पे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नीट के बच्चे को नहीं चाहिए, वो जेई मेन के बच्चे को चाहिए, ये जेई एडवांस के बच्चे को चाहिए। तो जेई एडवांस की क्लास पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे आपको। तो देखिएगा यहाँ पे, एक जो मैं बता रहा हूँ आपको, देखना है यहाँ पे, देखना है ये सब मुर्सलिन आप याद रखिएगा। ये जितना भी बता रहा हूँ, ये जेई एडवांस का, ये पार्ट आपका, ये पार्ट पर्टिकुलरली एक खाली थ्योरी बोलने के लिए बोल रहा हूँ। अब देखना है यहाँ पे, ये जो पाई बॉन्ड मैंने दिया, ये पाई बॉन्ड सृजन आप देखो, ये पाई बॉन्ड जितना भी मैंने लिया, ये पाई बॉन्ड लिंक के पेरिफेरल पार्ट्स पे है कि नहीं सिर्फ? बताइए श्रावण। हाँ सर। तो ये बस यही, अगर मान लो कि आपने इसको ऐसा कर दिए कि देखना यहाँ पे, अगर मैंने रिंग लिया यहाँ पे और रिंग के बाहर ये पाई इलेक्ट्रॉन दिए, तो आप बता दो कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे एरोमेटिसिटी के लिए आप? ये ये पार्ट, रिंग के बाहर नहीं जाएंगे, तो रिंग के बाहर नहीं जाएंगे, तो रिंग के बाहर का पाई इलेक्ट्रॉन आप काउंट नहीं करेंगे, रिंग के इनसाइड का पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। तो बेटा कितना पाई इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये बता दो, रूल रूल क्या होता था? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। आप प्लेनर के लिए क्या रखना आपको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये बताओ।
sp2। sp2, तो ये जितना भी कार्बन मैंने यहाँ पे रेड कलर मार किया वो सारा का सारा sp2 है कि नहीं? सॉरी, ये बताइए बेटा, sp2 है कि नहीं सब का सब? sp2। आप बताइए कि आप रिंग के अंदर कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए एरोमेटिक होगा कि नॉट एरोमेटिक? एरोमेटिक। सिर्फ ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे आप। रिंग के बाहर का पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब ही नहीं, वो तो इंटरेक्ट करेगा इससे, लेकिन उससे नहीं होता। आप ये बताना, अगर इतना बता लिए तो आप ये बताइएगा, ये एरोमेटिक है कि नहीं? चेक करो, सामान बताइएगा। हाँ सर। निर्वाली यही बताइए, एरोमेटिक है कि नहीं, ये जो भी बताया मैं अभी जो लिखा मैंने। तो सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक है। ये बताइए 6 पे इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं आपका? ये भी कार्बन गया आपका है। sp2 है कि नहीं? बताइए आप लोग। तो 6 पे इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं इसमें? बताइए, तो एरोमेटिक हो गया कि नहीं? एरोमेटिक हो गया। इसमें जाएंगे तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है बताइए आप लोग? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। अब ये बताना आप लोग, मैगन बताइएगा, ये बेटा एरोमेटिक है कि नॉट एरोमेटिक? बताओ ये एंटी एरोमेटिक है ये? एरोमेटिक है चेन पे इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कि नहीं? सर। एरोमेटिक। इसको बोलते हैं हम लोग एजुलिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एजुलिन। बहुत फेमस कंपाउंड है ये, एजुलिन। अब सुनना, ये एक चीज जो बता रहा हूँ ना वो थोड़ा याद रखिएगा, एजुलिन बोलते हैं इसको हम लोग शॉर्ट में। ये इसका कॉमन नेम है एजुलिन। मार्केट में ये कंपाउंड एजुलिन के नाम से ही फेमस है ये। और इसमें एक चीज बताना, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। अब एक काम करना, नोट करके याद रखना, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, इसमें रेजोनेंस अगर दिखाओगे तो रेजोनेंस कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं? कीटो ग्रुप क्या होता है, एक्सेप्टर या डोनर? सोहन बताइए, कीटो ग्रुप एक्सेप्टर होता है कि डोनर होता है? एक्सेप्टर। तो कीटो ग्रुप अगर एक्सेप्टर होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डिस्प्लेस करोगे? ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे फेंक दो। और जैसे ऑक्सीजन पे फेंकोगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ना, कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। आएगा ये। फिर आप क्या करो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो आपका ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। और भी एक स्ट्रक्चर होगा, और एक इसको एक बार और घुमा दो इसको, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड निकालेंगे, तो देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। बेटा बताओ तो, रिंग पे मैंने कौन सा चार्ज डिलोकलाइज किया, पॉजिटिव या निगेटिव? जितना भी स्ट्रक्चर बनाया सब में देखो, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज मैंने रख दिया? निगेटिव। तो बेटा निगेटिव पॉजिटिव का जब पोल आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव पोल आएगा, यहाँ पे परसेंट नंबर वन कैरेक्टर आएगा। आप बताइए, एक तरफ आपका कंसंट्रेट हो गया निगेटिव चार्ज, एक तरफ कंसंट्रेट होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा ये हाईली पोलर होगा कि लेस पोलर होगा? बताइए। सो हम बताइए, हाईली पोलर होगा कि नहीं? ये हाईली पोलर होगा कि नहीं ये कंपाउंड? हाँ तो सर। आपसे जब आप सब जब कंपाउंड पढ़ोगे ये सब, जब बहुत फेमस बुक होता है जो जेई के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कि हिमांशु पांडे या एम एस स्वान आप बनाइए। तो हिमांशु पांडे एम एस स्वान सर का बुक जब जीओसी का बनाओगे तो उसके लिए जीओसी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगा, तभी आप पकड़ पाओगे। अभी मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया, और आप इंटरमीडिएट आज पढ़ाऊंगा, आज जितना कवर होगा उसका नेक्स्ट क्लास बताएंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके बाद आपका मैं क्या करूंगा कि कल तो नहीं, नेक्स्ट डे जब मंडे आएंगे तो मंडे को मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा। पीडीएफ 2-3 आप शेयर, अब मैं कंटिन्यू करूंगा ऑर्गेनिक का, ताकि आप प्रैक्टिस करके लाइएगा। तो अभी आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल का मैंने दे दिया था, अब इस पार्ट का मैं नेक्स्ट डे आपको दूंगा।
आई बात समझ में? तो वो करके लाना पड़ेगा आपको, देखेंगे आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं। तो हाईली पोलर होता है ये। तो क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा और उसमें बोलेगा कि हाईली पोलर बता दो। आप एक काम करोगे, मेघा ने एक ही बेटा बताना, ये तो बता दिया मैंने। आप जब बेंजीन का बात करेंगे तो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन तो दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है इसमें, बेंजीन में ये यही दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। अब बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड ये होता है। आप बताओ तो इसको पोलर बोलेंगे कि नॉन पोलर बोलेंगे? तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो कहीं आया ही नहीं है आपका, तो ये क्या होगा, पोलर या नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर। बेंजीन होता है नॉन पोलर, जबकि इसके पास भी एरोमेटिक कैरेक्टर है। लेकिन देखो यहाँ पे ये होता है आपका पोलर, जबकि इसके पास भी एरोमेटिक कैरेक्टर है, तो आपको बेंजीन ऑप्शन में दे देगा। और ये साइक्लिक मेंबर का, ये कीटोन का जो ऑप्शन में दे देगा। अब बोलेगा हाईली पोलर कौन है, तो ये बता दोगे कि नहीं हाईली पोलर? याद रखेंगे। और एक चीज देखिएगा, ये जो कंपाउंड्स होता है श्रावण बताइएगा, ये जो कंपाउंड्स होता है ये भी आपका हाईली पोलर होगा कि नहीं? प्रोपोलोन हाँ बोलते हैं। सर। ये भी हाईली पोलर होगा कि नहीं? इस तरह से रेजोनेंस दिखाएंगे, तो इस तरह से रेजोनेंस दिखाएंगे तो ट्रोपोलॉन जब बनाएंगे, तो ट्रोपोलॉन में आपका रिंग पे कौन सा चार्ज लोकलाइज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। हाईली पोलर हो जाएगा कि नहीं ये? देखिए, हाईली पोलर। अब सुनना, ये जो लिए ये एरोमेटिक है, और ये जो होगा ये एंटी एरोमेटिक है। अगर मैं स्टेबिलिटी का बात करेंगे, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक, याद रखोगे। ये जो एंटी एरोमेटिक होता है ये क्या होता है, लेस स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस में बहुत देखोगे, कौन स्टेबल होता है कौन लेस स्टेबल होता है, तो याद रखना है ये साइक्लोपेंटा डाइनॉन जो लिया, साइक्लोपेंटा डाइनॉन जो लिया मैंने, ये क्या होता है, साइक्लोप्रोपिनाइल, साइक्लोप्रोपिनाइल कीटोन जो लिए वो आपका क्या है, एरोमेटिक। साइक्लोपेंटा डाइनॉन जो लिए ये क्या होगा आपका, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक। कुछ आइडिया लगा आपका एरोमेटिक का हाईली पोलर जो बताया मैंने? देखना ये। सो हम देखना, मैं जो लिख रहा हूँ अभी, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, ये बताइएगा आप लोग। एरोमेटिक है। अब शामन देखना, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे करवाऊंगा। आप दिमाग में ये आना चाहिए कि 7 नंबर में पॉजिटिव चार्ज के साथ एरोमेटिक था कि निगेटिव चार्ज के साथ, ये बताइए। 7 नंबर रिंग आपका पॉजिटिव एरोमेटिक था कि निगेटिव एरोमेटिक? अब 5 नंबर में कौन सा आपका एरोमेटिक था, निगेटिव या पॉजिटिव? अरे बेटा ये सब याद रखो तभी पकड़ पाओगे, जूलियन सबका डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ऐसा पूछता है ना जो एडवांस में क्लीन बोल्ड कर देता है बच्चा से कोई, ये सब क्वेश्चन पूछ पूछ के, तो आप याद रखो एरोमेटिक मैंने कैसे, 7 नंबर में मैंने कौन सा लिया था, कार्बन। 7 नंबर जो लिए वो जो साइक्लोहेप्टेट्राइन है, वो साइक्लोहेप्टेट्राइन जिसको ट्रोपालियम कार्बोकेटाइन बोला था मैंने प्रीवियस क्लास में, वो आपका एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है। ये जो देख रहे हो एंटी, ये भी एरोमेटिक साइक्लोपेंटाडाइनल कार्बोनाइन, ये भी एरोमेटिक होता है। तो जब 7 नंबर 5 नंबर रिंग फ्यूज होता है, अगर वहां पे आपको एरोमेटिसिटी शो करते हैं, तो आप 5 नंबर 7 नंबर दोनों अगर एरोमेटिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, ये पॉजिटिव निगेटिव जो चार्ज है। अगर ये नहीं कर पाओगे ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ। पता नहीं आप लोग फिजिक्स का तो बैंड बज के जाता होगा आप लोगों का। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। अरे बेटा जाओ ना हिमांशु पांडे में सोन का बुक जाके पढ़ो ना, ये सब उसमें दिया रहता है ये।
अब पीवाईक्यू जेई में, जे एडवांस का पीवाईक्यू में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कितना बार। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ये देने का मेरा टारगेट क्या होता है, क्योंकि मेरे को ये लाना है इधर और ये लाना है इधर। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैं इधर दे दूंगा तो ये क्या होगा, इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो ये दोनों का दोनों एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर यहीं पे निगेटिव दे देंगे इस पे पॉजिटिव देंगे ना, तो दोनों का दोनों एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये दिमाग में सेट कर लो कि 7 मेंबर रिंग जब जाते हैं तो पॉजिटिव कैटायन आपका एरोमेटिक होता है, अब 5 मेंबर में आपका एनाइन एरोमेटिक होता है, और 3 मेंबर में कैटायन एरोमेटिक होता है, और 3 मेंबर में एनाइन आपका एंटी एरोमेटिक होता है। ये सब दिमाग में बेटा सेट कर लो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अब जब इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे ड्रॉ करेंगे तो देखो ये पॉजिटिव आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, यहाँ पे ये चार्ज रहेगा, और यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। आप क्या करेंगे सुनो, फिर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर पाएंगे इधर, फिर से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे करके आप चार, आप कंटिन्यू स्ट्रक्चर बनाते जाओ। बाद में जो रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा ना, वो क्या आएगा सुनना। देखो कंप्लीट कंजुगेशन है, इस पे पॉजिटिव आएगा इस पे निगेटिव आएगा। बताइए हाईली पोलर या लेस पोलर। अरे फिक्स है कि 5 मेंबर में कौन रहेगा आपका, निगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन, और 7 मेंबर में क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, हाईली पोलर होगा। हाईली पोलर के बाद अगर पूछेगा क्या होता है, कलर होता है, कलर्ड होता है ये कंपाउंड सबका, बहुत इंटेंस कलर होता है। ये सब कलर नहीं पूछेगा आपसे, बोलेगा कि पोलर या नॉन पोलर, तो याद रखिएगा पोलर होता है ये। श्रवण याद रखोगे जूलिन के बारे में, पोलर या नॉन पोलर, तो पोलर पोलर। याद रखिएगा ये। अब देखिए यहाँ तक सब मैंने बताया आपको, एक चीज याद रखिएगा क्या, और देखो बता रहा हूं आपको, जनरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोकेटाइंस। देखो एरोमेटिक कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट करते हैं। बताओ इसको अगर हम लोग AgNO3 से देंगे, बेटा सोडियम क्लोराइड पे जब AgNO3 देते तो AgCl का प्रेसिपिटेट होता है कि नहीं, बताइएगा। तो वैसे ही याद रखिएगा कि अगर यहाँ से क्लोरीन को हटाएंगे आप, और कार्बोकेटाइन अगर एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो वहां पे प्रेसिपिटेशन का चांस होता है। तो बेटा बताओ तो रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन आपका एरोमेटिक होगा कि नहीं। AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, इसीलिए क्या होगा ये, आपका प्रेसिपिटेशन होगा। अब मेरे को बताना, अगर इसमें क्लोराइड दूंगा, इसमें अगर AgNO3 का मैं हीट करूँ दूंगा, तो बेटा बताइए क्लोराइड को जब रिमूव करोगे, प्रेसिपिटेट करवाओगे, तो एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन आएगी कि एरोमेटिक, ये बताइएगा आपको। ये जो रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन होगा ये एंटी एरोमेटिक होगा कि एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक है कि नहीं कार्बोकेटाइन। हाँ सर। एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन के चलते ये प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ये प्रेसिपिटेशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्पेसीज अपना ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से या कार्बोकेटाइन अगर बनाएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करेगा। इसलिए कोई भी सबस्ट्रेट आफ्टर द लॉस ऑफ द क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड नेवर प्रेफर टू गेन द एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, नेवर कभी नहीं प्रेफर करता वो, एरोमेटिक बनाता है लेकिन ये नहीं। आई बात समझ में, कहाँ पे आपका क्लोराइड का प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, बेटा बताइए। समझ में आया क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, और भी पढ़ाएंगे क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, रिसेंट ईयर में जेई मेन में पूछा हुआ था ये। तो ये समझ में आया यहाँ पे क्लोराइड क्यों प्रेसिपिटेट करेगा, यहाँ क्यों नहीं करेगा।
और सुनो। सर। बताइए। सर सेकंड वाला में मतलब स्टेबिलिटी कम होगा इसीलिए वो फॉर्म नहीं करेगा। देखिए, सुनिए बता रहे हैं। एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होता है या एंटी एरोमेटिक जो कार्बोकेटाइन या कार्बोनेट जो भी बनाएंगे तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कि नहीं बताइए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंड कहाँ पे पाई स्टार में जाएगा आपका आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल उठ जाएगा। तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए उसका स्टेबिलिटी कम होता है। इसीलिए स्टेबिलिटी को आप मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है वो अभी एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो जैसे ही वो क्लोराइड दे देगा तो वो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर रहा है, तो स्टेबिलिटी उसका क्या हो जाएगा, कम जाएगा, इसीलिए वो नहीं जाना चाहेगा। आई बात समझ में। ओके सर। अब देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कंपाउंड लिए, इस कंपाउंड में अगर मैं बनाऊंगा, इस कंपाउंड का बात करूंगा, इस कंपाउंड का अगर बात करूंगा मैं, इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का अगर बात करेंगे, AgNO3 देखे तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं, AgBr का। हाँ सर। क्यों होगा? एरोमेटिक होगा। यस, तो जैसे एरोमेटिक कार्बोकेटाइन आप पकड़ लेंगे तो वहां पे प्रेसिपिटेट करवा दीजिएगा आप लोग। प्रेसिपिटेट हो गए यहाँ पे, ये आपका बनेगा कार्बोकेटाइन, और ये AgBr आपका प्रेसिपिटेट होगा। तो ये होता है पिल येलो प्रेसिपिटेट। बहुत सारा टेस्ट आपको बताएंगे, तो ये हो जाएगा। तो इसके पास क्या होता है, एरोमेटिक या एरोमेटिक? एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। तो आपने देखा कुछ क्लोराइड होता है, कुछ ब्रोमाइड होता है, जहां पे AgNO3 देने से आपका प्रेसिपिटेट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए कि रिजल्टिंग कार्बोकेटन शुड हैव द एरोमेटिक कैरेक्टर। इफ resulting carbocation will get the anti-aromatic character, so you don't have to pay for the precipitation. For the precipitation, resulting carbocation must have the aromatic character. ये समझ में आया आप लोगों को? लिखो। For precipitation of AgCl या AgBr या AgI with AgNO3, a given compound, the resulting, ऐसे लिखो, resulting कार्बोकेटाइन, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, must be मोर स्टेबल। ये याद रखो, इसको आगे भी बताएंगे। याद रखिएगा, प्रेसिपिटेशन AgBr AgI का तभी होगा जब आपका रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन क्या होगा। रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन क्या होगा बेटा बताइए? मोर स्टेबल। एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन क्या होगा, आप एक्सट्रीमली लेस स्टेबल, इसीलिए बेटा प्रेफर नहीं करना आप। कुछ आइडिया लगा श्रावण बताइए यहाँ पे। हाँ सर। हम्म। अब एक चीज जो बता रहा हूँ देखिएगा, यहाँ तो ये बता दिया आपको। तो बताओ, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक का मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, अभी रुकिए थोड़ा इंटरमीडिएट पढ़ने दीजिए, उसके बाद और भी आएगी इसके बारे में। अच्छा ये बता दो, पिरिडीन टाइप पायरोल टाइप नाइट्रोजन मैंने बोल दिया था ना, पिरिडीन टाइप कौन होता है, पायरोल टाइप कौन होता है? हाँ सर। तो मैंने बोला था ना कि पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं जाता रेजोनेंस में, पायरोल टाइप नाइट्रोजन लोन पेयर जाता है रेजोनेंस में। हाँ सर। नहीं वाली समझ में आ गया, सोम बताइए समझ में आया? कुछ आइडिया लगा यहाँ पे ये पार्ट में? हाईली पोलर कौन होगा, कार्बोकेटाइन कहाँ जनरेट होगा, कहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा, कहाँ नहीं होगा, ये सब कुछ आइडिया लगा? हाँ सर। आप सुनिए, आप सुनिए, आप जो बता रहे सुनिएगा। अब लिखो रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बोनाइन पढ़ो, कार्बोनाइन के बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको वो टॉटोमरेज पढ़ा दूंगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या होता है सुनना। जब कोई भी रिएक्शन आप करोगे ना, तो बेटा रिएक्टेंट आप जब मिक्स करते हैं तो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो रिएक्टेंट वाले बॉन्ड को तोड़ के वो बनाता है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट बनने के बाद उस पर कोई दूसरा अटैकिंग एजेंट अटैक करता है, उसके बाद बनता है वो सब प्रोडक्ट।
तो जब सिस्टमेटिकली आप जाओगे तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन आपका क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, देखो बॉन्ड का फ्यूजन ना बॉन्ड का फॉर्मेशन एक ही स्टेप्स में हो जाता है। कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें बॉन्ड का फ्यूजन ना बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका मल्टीपल स्टेप्स में इन्वॉल्व होगा। तो ये सब चीजें हम लोग गेन करते हैं कहाँ से, केमिकल काइनेटिक्स से। तो आपको जब मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं इंटर करूंगा तो आपको केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर केमिकल काइनेटिक्स का इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा आपके पास तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए वो थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स का इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। वो आप बिफोर स्टार्टिंग द हाइड्रोकार्बन थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अभी याद रखना कि रिएक्शन का जब जर्नी होता है तो रिएक्शन के जर्नी में डायरेक्टली कभी कभी क्या होता है, रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट नहीं बनाता है, बीच में कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट बनाता है। अब वो इंटरमीडिएट के थ्रू भी प्रोडक्ट में जाता है। तो उसी इंटरमीडिएट को पढ़ना आपको। तो इंटरमीडिएट का सबसे पहले जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है कार्बोकेटायंस। मैंने बताया था कार्बोकेटायंस क्या था, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। कार्बन आयन का बात करेंगे तो कार्बन आयन क्या होगा, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज। फ्री हो जाएगा आपका फ्री रेडिकल्स, मैंने बताया था फ्री रेडिकल्स क्या होता था, याद करो। विदाउट एनी चार्ज विथ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब फिर एक बताएंगे आपको कार्बिन्स क्या होता है, वो बताऊंगा कार्बिन। अब भी रहने दीजिए। सबसे पहले वर्क करेंगे इस पे और इस पे। तो मैंने ऑलरेडी आपको फ्री रेडिकल्स के बारे में बता चुका हूँ। सो बताइए, प्रीवियस क्लास में मैंने फ्री रेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया था। कार्बन आयन के बारे में थोड़ा बताएंगे, कार्बोकेटाइन के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन के बारे में थोड़ा इन्फो आप बता रहा हूँ, कार्बोकेटाइन होता क्या। तो कार्बोकेटाइन जब जाएंगे तो कार्बोकेटाइन कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज था या कार्बन विद नेगेटिव चार्ज था। बेटा बताइए, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज या कार्बन। पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन लिए तो कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज था ये होमोलैटिक फिजन से आया था कि हेटेरोलैटिक फिजन से आया था, बताइए तब लोग। हेट्रोलाइटिक। हेटेरोलैटिक फिजन बताए थे कि नहीं, आपको याद कीजिए। आपको जब बताए थे, देखो CH3 था और यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे ब्रोमीन है, इसको मैं होमोलैटिक फिजन कर रहा हूँ कि हेटेरोलैटिक फिजन कर रहा हूँ। हेट्रोलाइटिक। हेटेरोलैटिक। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे ब्रोमाइड आएगा। बेटा इसी को बोलते हैं कार्बोकेटाइंस। और ये होमोलैटिक फिजन है कि हेटेरोलैटिक फिजन है। अब मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में हेटेरोलैटिक फिजन में क्या होता है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। If the both shared electron distributed to one of the two bonded atom, then it is called heterolytic fission. तो जिसको आप दोगे उसको एक इलेक्ट्रॉन का एडवांटेज मिला, उसके उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। और जिसका इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो उसका एक इलेक्ट्रॉन को लॉस हो गया, इसलिए उसको पॉजिटिव आएगा। बताए थे कि नहीं वाली, बताइए। हाँ सर। स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने बताया था ट्राइगोनल प्लेनर, याद करो। तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो कौन सा रिलेशन होगा, sp2 होगा कि sp3 होगा। बेटा बताइए, sp2 sp3। sp2। मैंने एक एग्जांपल लिया था CH3 प्लस का। CH3 प्लस का मैंने ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री लिया था, देखो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री क्या होता है, देखना है यहाँ पे। सामान बताया था नहीं ये सब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री सब। हाँ सर। तो मैंने बोला था ये कि कार्बन रख लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दो, देखो पूरा ट्राइगोनल प्लेनर आएगा। अब प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है आपका, वैकेंट 2p। ये प्लेन पे रहता है बेटा, ये प्लेन पे, ये होता है वैकेंट 2p परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। बेटा बताइए इसके सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस है।
deficient, 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के वैलेंस शेल में, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गई है? deficient, तो डिफिशिएंट होगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सीकर होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनर होगा? ये इलेक्ट्रॉन सीकर, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ये। तो लुईस एसिड होगा कि लुईस बेस हो गई है? loose acid, लुईस एसिड। तो ये सब समझ में आ गया आपका इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी का। अब देखिए आपका स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी देखिएगा। सुनना, स्टेबिलिटी में सबसे पहले एक पॉइंट क्या याद रखिएगा, डोनर। डोनर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज वाइल एन एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब सोम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी। बेटा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला रहेगा उसको इलेक्ट्रॉन पुश करेगा उसके तरफ, तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं? आप सिंपल सोचो ना आप लोग। कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और उधर से कहीं से इलेक्ट्रॉन उसको पुश करके आप इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हो, तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज हो जाएगा? तो हम बताइए उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अरे बेटा कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है और उसको इलेक्ट्रॉन दोगे, इलेक्ट्रॉन दोगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, तो पॉजिटिव का डेंसिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सिंपल थ्योरी है। बेटा समझ में आई है? हाँ सर। और स्टेबिलिटी का ये जो फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, ये अगर याद रखोगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। देखो सबसे पहले स्टेबिलिटी में किसको याद देखना है, रेजोनेटिंग कार्बोकेटाइंस होगा, रेजोनेटिंग कार्बोकेटाइंस मोर स्टेबल देन नॉन रेजोनेटिंग। आपको मैं रेजोनेटिंग दूंगा, नॉन रेजोनेटिंग देंगे, किसको ज्यादा स्टेबल लेंगे, नॉन रेजोनेटिंग को। और सबसे कम किसको ले रहा हूं देखो तो, बताइए तो सबसे लेस स्टेबल मैंने किसको रखा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक को। अब इसमें जब जाइएगा आपको मान लो रेजोनेटिंग मिल गया, और उस रेजोनेटिंग एरोमेटिक कार्बन रेजोनेटिंग कार्बोकेटन हैविंग नो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, देन हाउ टू कंपेयर देयर स्टेबिलिटी? तो उसके बाद क्या जाइएगा देखिए, एरोमेटिक कार्बोकेटन को ज्यादा स्टेबिलिटी दीजिएगा। बट रेजोनेटिंग, बेटा सबसे स्टेबिलिटी मैंने किसको किसको रखा है बताओ तो, टॉप पे किसको रखा है, एरोमेटिक कार्बोकेटन को टॉप पे रखा कि नहीं? देखो मैंने सबसे पहले रखा रेजोनेटिंग विदाउट एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। इफ द कार्बोकेटन हैविंग एरोमेटिक कैरेक्टर, तो सबसे धक्का मार के उसको फेंक दो लेस स्टेबल में। अब आइए, अब मेरे को सारा का सारा रेजोनेटिंग है, उसमें देखेंगे एरोमेटिक को सबसे टॉप पे, और जिसके पास एंटी एरोमेटिक है ही नहीं लेकिन वो भी रेजोनेंस है, तो उसको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं, तो उसको भी हम लोग कहाँ पे रखेंगे, एरोमेटिक से लेस स्टेबिलिटी लेंगे, लेकिन रेजोनेटिंग होना चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, अपने आप पता चल जाएगा, देखना। बेटा ये वन लिया मैंने, टू लिया मैंने, थ्री लिया। मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर का बात करूंगा, सबसे ज्यादा वन होगा कि नहीं? क्यों वन होगा बताइए आप लोग? अरे बोलो ये,
एरोमेटिक है, बट एरोमेटिक है वो। ये एरोमेटिक है आपका। ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये पार्ट आपका एरोमेटिक है ये। और ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये आपका एंटी एरोमेटिक है कि नहीं, चेक करो। थ्री, उसका सबसे कम टू होगा कि नहीं? इसमें रेजोनेंस होगा। तो देखो मैंने किसको प्रायोरिटी देखा, देने वाली सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया, एरोमेटिक को दिया कि नहीं? हाँ सर। और सबसे लिस्ट प्रायोरिटी किसको दिया मैंने? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक को। आप बताइए, ना रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा ही नहीं है आपके पास, तो नॉन रेजोनेटिंग आ जाएंगे। तो नॉन रेजोनेटिंग का जब बात किए थे, जब मैंने बोला था CH3+ है आपके पास, CH3 CH2+ होगा आपके पास, CH3 CH+CH3 होगा आपके पास, CH3 C+, CH3 और ये CH3 आपके पास, अगर ये सब है। तो मैंने इसका स्टेबिलिटी के लिए आपको याद करो, ऐश्वर्या मैंने बताया था अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने के लिए, क्योंकि इससे कोई नहीं है रोमांटिक आपका। और ना यहाँ पे आप रेजोनेंस का बात करोगे, तो बात करोगे यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का। हाइपर कंजुगेशन में मैंने अल्फा हाइड्रोजन लिया था, ये 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। अब बताना स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, तो 4 का ज्यादा होगा कि नहीं, 3 से, 3 का ज्यादा होगा 2 से, 2 से ज्यादा होगा 1 का। बेटा कुछ आइडिया लगा यहाँ पे मैंने जो स्टेबिलिटी बोला? बताइए, कुछ आइडिया लगा? यस सर। अच्छा, CH2+1 लिए, और CH3NH2 लेता हूँ एक, यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, रुको एक काम करता हूँ। CH3O CH2+ ले लिया मैंने। सेकेंड में ले रहा हूँ आपको NH2NCH2+। थर्ड ले रहा हूँ आपको NO2CH2+। फोर्थ ले रहा हूँ आपको NO2CH2CH2+। अब फिफ्थ ले रहा हूँ आपको CH3CH2CH2+। इसमें देखना, मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर का बात कर रहा हूँ, किसका ज्यादा हो गया ये बताइए, निर्मल ये बताइए, 1 2 3 4 5 तक में। श्याम बताओ, सोम बताइए, किसका सबसे, सॉरी बताइए बेटा, किसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा? 5 का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। निर्मल बताइए तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, और 5 में बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फाइव होगा। 5। अच्छा बताइए, और भी कोई स्टोरी, सोम बताइए कौन सा होगा सबसे ज्यादा? देखो, सुनना, मैं बता रहा हूँ। आप ये बताइए, CH3 ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है, और ये CH2+ है, इसके पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स होता है, वैकेंट 2p। इसके पास होगा फिल 2p। बेटा बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस का चांस है कि नहीं यहाँ पे? आपको अभी जस्ट मैंने बताया, कार्बोकेटन जहां पे रहता है, वो कार्बोकेटन जिस कार्बन पे रहता है वहां पे सराउंडिंग्स में आपका 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब बेटा उसके परपेंडिकुलर एक 2p रहता है। अब वो 2p एकदम भूखा बेचारा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब देखो एडजेसेंट एटम पे आपका लोन पेयर के साथ कौन है, आपका ऑक्सीजन।
तो बेटा ये लॉन पेयर ऑक्सीजन जब वो 2p को देखेगा उसको क्या लगेगा, बेटा कुछ नहीं है, भूखा है, चलो इसको इलेक्ट्रॉन दे दो। रेजोनेंस होने का चांस है कि नहीं वहां पे, बताइए आप। सो हम समझ में आए रेजोनेंस होगा कि नहीं यहाँ पे। तो देखिए रेजोनेंस हो गया। अब रेजोनेंस से जो स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये क्या होगा, CH3O प्लस हो जाएगा, क्योंकि डोनर पे पॉजिटिव चार्ज मैंने बोला था। ये क्या होगा, CH2। बेटा इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सोनियम आयन। और ये ऑक्सोनियम आयन जो होता है ना, मोर स्टेबल होता है, रीजन क्या होता है उसका, कंप्लीट ऑक्टेट होता है। देखो ये दोनों एक दूसरा का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहाँ पे देखो कंप्लीट ऑक्टेट है आपका यहाँ पे। ये से थोड़ा याद रखो, ऑक्सोनियम आयन कंप्लीट ऑक्टेट होता है ये। अब सुनना और बताता हूँ। प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट जो दिए थे श्रवण, आप बताइए प्लस एम प्लस आर इफेक्ट किसका ज्यादा था, NH2 का ज्यादा था ना OMe से। हाँ। आप खुद से सोचो, ये भी लॉन पेयर के साथ इसको स्टेबलाइज करने के लिए आएगा। तो वहां भी जो जा रहे हो आप, ये NH2 जो देख रहे हैं लॉन पेयर के साथ, ये CH2 जो है आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी तो रेजोनेंस देगा आपका। CH2 मोर स्टेबल है ये, क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट है ये। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि एक एटम है यहाँ पे A, एक एटम है B, दोनों बॉन्ड बना के रह रहा है। अब A के पास क्या है, यहाँ पे देखो A के पास है वैकेंट 2p। अब B के पास, अब मान लो A के पास आपका है फील्ड 2p। तो ये वैकेंट 2p फील्ड 2p को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग p पाई A टू 2p पाई B। बैक बॉन्डिंग बताए थे ये, याद करो बॉन्डिंग में। सेम कंडीशन आप देखो यहाँ पे कि आप जो ये लॉन पेयर है, ये जो लॉन पेयर है बेटा, ये जो ये बैकेंड पे है, ये एडजेसेंट एटम पे जो लॉन पेयर था उसके साथ कोऑर्डिनेट करके रेजोनेंस में जा रहा है ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू। तो यहाँ पे लॉन पेयर आपका ये इसके पी के साथ रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ भी लॉन पेयर पी के साथ रेजोनेंस में जाएगा। लेकिन आप खुद से देखो श्रावण, कि अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं बोल लूंगा आपको कि आप 4 पे या इस पे आइए, आप 5 पे आइए, तो 5 पे आपने CH3 देखा या ऑक्सीजन देखा, ये CH2 देखा, ये CH2 प्लस देखा। आप खुद से बताइए, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन जो, ये कार्बन आपका कौन सा रिलेशन में है, ये कार्बन क्लियर कट इन्फॉर्मेशन sp3, मतलब ये लॉन पेयर कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ये जो ग्रुप हो गया ये कौन सा दिखाएगा, -I इफेक्ट। ऑक्सीजन क्या होता है, बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा। यहाँ पे रेजोनेंस का इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा वहां पे, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन जो ऑक्सीजन का है, वो ऑलरेडी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके पास एक भी आपका बैक एंड 2p नहीं है, तो इसलिए रेजोनेंस का चांस ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मेथॉक्सी जो भी देगा इम्पैक्ट, वो आपका इंडक्टिव के थ्रू देगा। आई बात समझ में। हाँ सर। अब बेटा बताओ, ये इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा कि डोनेटिंग, विथड्रॉइंग हो गया, वो तो स्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज कर देगा। आप सुनना मेरी बात और, अगर आपके पास कहीं पे CH2 प्लस है ये, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, आपको लगता है कि कभी नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले पाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिल 2p है कि बैकेंड है, ये बताइए। अरे बेटा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सब एक्सेप्टर, ये डोनर होता है, एक्सेप्टर होता है। अब बताओ यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन को आप इधर पुश किए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कभी बॉन्ड बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे NO2 क्या होगा, एक्सेप्टर, ये डोनर हो गया, ये बताइए। अरे बेटा सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, तो ये क्या देगा, स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट देगा कि नहीं, स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट। अब बताइए स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट के चलते स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा।
बेटा स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट से आपका स्टेबलाइज होगा सिस्टम, ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज। अरे कहाँ से स्टेबलाइज होगा, देखिए मैं डोनर एक्सेप्टर लिख चुका हूँ, कितना बार मैं बोल रहा हूँ, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया बेटा ये। तो विड्रॉइंग तो आपका डिस्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि जितना आप इलेक्ट्रॉन पुल करोगे उतना पॉजिटिव चार्ज और इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा। आप पॉजिटिव चार्ज का जितना डेंसिटी बढ़ रहा होगा स्टेबिलिटी उतना कम होते चला जाएगा। कि विड्रॉइंग ग्रुप है कि डोनेटिंग है, विड्रॉइंग, ये सब पकड़ो बेटा, विड्रॉइंग है ये, विड्रॉइंग। विड्रॉइंग कार्बोकेटन को हमेशा डिस्टेबलाइज करता है। तो जिस कार्बन पे उसके एडजेसेंट पे अगर नाइट्रोसाइनो दोगे तो वो कार्बोकेटन आपका एक्सट्रीमली लेस स्टेबल होगा, क्योंकि आपने वहां पे स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट एग्जर्ट कर रहे हो। कुछ आइडिया लगे यहाँ पे? श्रावण, कुछ आइडिया लगा यहाँ पे? हाँ सर। और ये CH2+ है आपका, और CH3 ऑक्सीजन पे प्लस CH2, ये भी प्लस है आपका। अगर 1 और 2 में स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो किसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा बताइएगा, किसका ज्यादा होगा स्टेबिलिटी? 2 का 2 का रीजन क्या है? complete octet. हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। आप बेटा बता दो, तो ये सब कंप्लीट ऑक्टेट कॉपी करने का मैं टाइम दूंगा। आप बता दो, ये अगर फील्ड ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये क्या देगा? ये कौन सा इंपैक्ट दे रहा है यहाँ पे, रेजोनेंस का इंपैक्ट दे रहा है, ये डोनर के खातर काम कर रहा है कि एक्सेप्टर की तरह ये ग्रुप अभी काम कर रहा है? डोनर। सिमिलरली NH2 भी लॉन पेयर देगा तो डोनर के थ्रू, NO2 तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो एक्सेप्टर के थ्रू, ये भी एक्सेप्टर के थ्रू, ये भी एक्सेप्टर के थ्रू। तो सबसे, ये जो एक्सेप्टर क्लोज टू द कार्बोकेटाइन था आपका 3 में है, इसीलिए सबसे लिस स्टेबल होगा 3, और सबसे डिस्टेबल होगा आपका 2। वहां तो डोनर है, 1 और 2 दोनों में डोनर है आपका। अब वही मेथॉक्सी देखो, एक कार्बन से मैंने सेपरेट कर दिया तो एक्सेप्टर हो गया। अगर मेरे को बोलेगा इसका क्या है यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, तो इसका कंजुगेट पोजीशन पे तो है ही नहीं ये, तो यहाँ पे क्या देगा, माइनस आई इफेक्ट देगा। और आपको पता है कि नाइट्रो से मेथॉक्सी ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट क्या, तो वीक होता है, इसलिए ये लिस स्टेबल, उसका बाद ये लिस स्टेबल। कुछ आइडिया लगा आपको यहाँ पे? निर्मली बताइए, स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा पार्ट में? दोनों चार्ज लिख दो। ये इसके बारे में बता रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर नीचे दोनों चार्ज बार। देखिए स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा 2 होगा, क्योंकि ये देखिए प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? आप बताइए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपका? नाइट्रोजन। तो बेटा जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन अपना वो डोनेट करने का टेंडेंसी आएगा। तो इसीलिए मैंने एक्सेप्टर पे इसको भी डोनर, ये भी डोनर था, तो बेटा डोनर कौन होगा? नाइट्रोजन बेटा डोनर होता है कि ऑक्सीजन डोनर साइड ज्यादा होता है? बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है नाइट्रोजन साइड्स। इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है। इसलिए बेटा 1 और 2 में अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 2, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है। अच्छा उसके बाद बोलो वो शायद। अच्छा ठीक है सर, वो 5 अच्छा है तो। ने सुनिए ना, और उसके बाद देखिए NO2 जो है आपका, जिस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज उसके एडजेसेंट पे है कि नहीं, उसी कार्बन पे अटैच है, तो उसका क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट अब क्या होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है कि नहीं? जैसे डिस्टेंस मेंटेन करेगा तो आपका माइनस इफेक्ट वीक होते चला जाएगा कि नहीं, बताइए? ये NO2 आपका उसी कार्बन पे था, ये NO2 एक कार्बन से सेपरेट हो गया तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, वीक होते चला जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर माइनस आई रहेगा, यहाँ पे इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा इस कार्बन के लिए क्या होगा, लेस पावर हो जाएगा। और नाइट्रो और मेथॉक्सी का जब ऑर्डर लिए थे तो नाइट्रो को मैंने सुपीरियर में रखा था, और मेथॉक्सी को मैंने माइनस आई इफेक्ट में वीकर पोजिशन पे रखा था, जाके देखो क्लास नोट साहब। आई बात समझ में? आप क्लास नोट देखोगे तो क्लास नोट में माइनस माइनस आई इफेक्ट बताया था, माइनस आई इफेक्ट मैंने बताया था कि NO2 का ज्यादा होता है, NO2 से ज्यादा होता है आपका किसका, OCH3 का, और उससे ज्यादा उससे कम किसका होगा, NH2 का। ये भी माइनस आई इफेक्ट मैंने बताया था, याद करो। आई बात समझ में? हम्म। तो ये स्टेबिलिटी, और एक बता रहा हूँ आप देखिएगा, जो कंपटीशन का पूछा वो क्वेश्चन है।
बता दे इसमें सबसे स्टेबल कौन होगा। सर वो नहीं नहीं, इसमें सबसे स्टेबल कौन होगा बताइए आप। आप बताइए दोनों में रेजोनेंस होगा कि नहीं, ये बताइए दोनों में रेजोनेंस होगा कि नहीं। हाँ सर। दोनों में रेजोनेंस होगा तो फर्स्ट का जो रेजोनेंस बता रहा हूँ वो उसी का रेजोनेंस स्ट्रक्चर से बताऊंगा मैं आपको। ये ऑक्सीजन पे ऐसे लेके यहाँ पे पॉजिटिव लेके चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन डोनर साइड जो है, वो रेजोनेंस के थ्रू कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे ये ग्रुप सब जो बेटा होगा, ये डोनर होगा कि एक्सेप्टर होगा कार्बोकेटाइन के लिए। एक्सेप्ट डोनर। और बेटा ये ग्रुप जब जाओगे तो ये ग्रुप किसके तरफ वर्क करेगा, ये तो कभी रेजोनेंस की तरफ स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। दैट इज एक्सेप्टर। और एक्सेप्टर क्या करता है, कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करता है। यहाँ भी ये जो ग्रुप देखते हो वो क्या होगा, आपका एक्सेप्टर हो जाएगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये पॉजिटिव चार्ज ये है, इसके एडजेसेंट यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो लॉन पेयर को स्टेबलाइज करता। लेकिन लॉन पेयर के साथ ये है, देखो एक कार्बन बीच में था, कहाँ पे, कंजुगेट पोजीशन पे था ही नहीं आपका। ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये कौन सा देख रहे हो आप, लॉन पेयर पी कंजुगेशन देख रहे हो कि नहीं, बताओ आप लोग। एक के पास लॉन पेयर है, दूसरा के पास ये क्या होगा, वैकेंट टू पी है, उसका रेजोनेंस देख रहे हो आप बेटा। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में ये विड्रॉइंग की तरह काम करेगा। आप कैसे सेपरेट करेंगे तब आइए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन बेटा कितना बोलोगे थ्री में, हाइपर कंजुगेबल अल्फा हाइड्रोजन कितना है। तो हम बताइए थ्री में हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम कितना 8. है, एट। और फोर में अल्फा हाइड्रोजन कितना है आपका, फोर में 5. फाइव। आप बताइए थ्री एंड फोर में आपका ऑक्सीजन का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, माइनस आई इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट बताइए। Minus I effect. माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा। तो थ्री एंड फोर का स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो जब देखा मैंने वहां पे ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, और दोनों का डिस्टेंस कार्बोकेटाइन से मैंने दोनों कंपाउंड में सेम डिस्टेंस पे रखे, तो आप सीधा अल्फा हाइड्रोजन कंपेयर कीजिएगा। अब बताओ तो थ्री फोर में ज्यादा स्टेबल किसका हो जाएगा, थ्री का ज्यादा स्टेबिलिटी होगा कि नहीं। वन एंड टू में किसका ज्यादा स्टेबल होगा। बेटा वन ग्रेटर देन टू होगा और थ्री ग्रेटर देन फोर होगा। ये देखो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। नॉन पर पी कंजुगेशन। जबकि रिमेनिंग थ्री एंड फोर में आपको लॉन पर पी कंजुगेशन का हेल्प नहीं मिलेगा, आपको सीधा माइनस आई इफेक्ट अब मिल रहा है आपको। तो वहां पे सीधा अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन से मैं कंपेयर कर लूंगा स्टेबिलिटी। और जब देखेंगे दोनों में रेजोनेंस है तो अल्फा हाइड्रोजन मैंने काउंट कर लिया। ऑब्वियसली ये 3 डिग्री आपका है, ये कि आपका 2 डिग्री है आपका। ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा होगा। तो बेटा सबसे पहले देखना रेजोनेटिंग नॉन रेजोनेटिंग। सबसे पहले देखना ऑक्सीजन सब जो, ऑक्सीजन अगर कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट साइड पर अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगा तो हमेशा वो डोनर होता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पाएगा तो हमेशा डोनर एक्सेप्टर होगा। तो बेटा आप याद रखिएगा, वहां पे हमेशा स्टेबिलिटी आपका ज्यादा होगा। तो ये कुछ आइडिया लगा एक्सेप्टर डोनर का यहाँ पे। निर्वाली को समझ में आया, नीट का पूछा वो क्वेश्चन नहीं है।
बताना तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। So one. सबसे ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे 2, उसका दो होगा 1, उसका दो होगा 3, उसका दो होगा 4। क्यों होगा बताइए। ये एलालिक है कि नहीं, बताइए एलालिक है कि नहीं, ये एलालिक कार्बोकेटाइन। एलालिक कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। कैसे रेजोनेंस होगा देखिएगा, यहाँ पे CH2 हो गया, ये CH हो गया, ये CH2 प्लस हो गया। रेजोनेंस कैसे होगा देखना। ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, एलाइलिक पोजीशन पर रेजोनेंस का इम्पैक्ट आएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इसमें हाइपर कंजुगेशन में रेजोनेंस, मैंने किसको प्रायोरिटी बोला था लेने के लिए, रेजोनेंस का यहाँ पर कंजुगेशन का। Resonance. रेजोनेंस का, रेजोनेंस का प्रायोरिटी देंगे तो 2 हो जाएगा कि नहीं, बताइए आप लोग। अब बेटा ये बताइए, जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग ये जितना पाई बॉन्ड बनाते जाएंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता था कि नहीं, बताइए। sp कार्बन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था कि नहीं, sp2 sp3 से, बताइए आप लोग। हाँ सर. ज्यादा Yes, था। sir. आप हमेशा याद रखिएगा, जिस कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड रहेगा, जिस कार्बन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज दे देंगे तो वो कार्बोकेटाइन आपका एक्सट्रीमली लेस स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि बेटा जिस कार्बन में ऑलरेडी पाई बॉन्ड में दे रहे हो, वो कार्बन तो फर्दर पाई बॉन्डिंग में नहीं जाएगा वो, तो इसीलिए वहां पे बेटा रेजोनेंस नहीं आता। रेजोनेंस लाने के लिए आपको पॉजिटिव चार्ज को कहाँ पे रखना पड़ेगा, कंजुगेट पोजीशन पे, बेंजाइलिक एलाइलिक पे। तो ये सब क्या होगा, एक्सट्रीमली लेस स्टेबल या मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। Then never you have to prefer the formation of carbocation at the vinylic position and allylic position। ये एल, एलाइलिक ये वो अलग चीज होता है, ये एसिटाइल जो इस पोजिशन पे कभी कार्बोकेटन नहीं बनाना आप लोग। तो आप याद रखिएगा ये सब क्या होता है। ये CH2CH विनाइलिक, ये क्या होता है, एराइलिक कार्बोकेटाइन। ये विनाइलिक, ये एराइलिक कार्बोकेटाइंस, ये भी कार्बोकेटाइन। ये विनाइलिक एराइलिक कार्बोकेटाइन जो होता है ये एक्सट्रीमली लेस स्टेबल, इसलिए किसी भी रिएक्शन में ये सब कार्बोकेटाइन बनाना हम लोग अवॉइड करते हैं, हमेशा नहीं बनाते हैं। हाँ ऐसा नहीं कि कभी नहीं बनता, ड्रास्टिक कंडीशन में बनता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कभी भी फिनाइलिक कार्बोकेटाइन एराइलिक कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा सुनिएगा, अगर बेंजीन रिंग पे मान लीजिए कि बेंजीन रिंग पे क्लोरीन होगा, अगर आप यहाँ पे AgNO3 दोगे तो बेटा यहाँ पे आपका नो प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl। बेटा क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन आपका क्या होगा, लेस स्टेबल या मोर स्टेबल, लिस्ट। लेस स्टेबल। इसलिए कभी भी, और देखो और बता रहा हूं आपको, ये क्या होगा, ये CH हो गया, ये CH, ये Cl हो गया। ये विनाइलिक हैलाइड है कि एलाइलिक हैलाइड है, बताइए। विनाइलिक क्लोराइड है कि नहीं, ये विनाइलिक। तो विनाइलिक क्लोराइड पे भी AgNO3 दोगे बेटा यहाँ पे, तो नो प्रेसिपिटेशन ऑफ किसका होगा, नो प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl। आपने देखा। हाँ बताइए, बताइए ना क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए। नहीं नहीं, आप ये बताइए, ये विनाइलिक कार्बोकेटाइन समझ में आया आप लोगों को, बताइए। देखिए, देखिए सुनिए, ये क्या था, एलाइलिक, ये विनाइलिक, ये विनाइलिक कार्बोकेटाइन है और ये एलाइलिक है। एलाइलिक विनाइलिक में किसको प्रायोरिटी देंगे, एलाइलिक को। और ये आपका इथाइल कार्बोकेटाइन है, एलाइलिक को ज्यादा प्रायोरिटी देना हाइपर कंजुगेशन से, तो एलाइलिक ज्यादा स्टेबल मैंने लिख दिया। अब ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे जैसे सब पे देखना पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक्सट्रीमली रेसिस्टेबल होता है। रीजन क्या होता है बेटा, ये डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है।
और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से पॉजिटिव चार्ज को अगर ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज ले जाओगे तो न्यूक्लियस भी आपका पॉजिटिव होता है, स्ट्रांगली रिपेल करेगा, इसीलिए उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होता है। ट्रिपल वन पॉजिटिव चार्ज एक्सट्रीमली रेसिस्टेबल, डबल वन पॉजिटिव चार्ज एक्सट्रीमली रेसिस्टेबल, सिंगल वन पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, और कंजुगेट पोजिशन एलाइलिक कार्बोकैटायन एक्सट्रीमली मोर स्टेबल। ये सब कुछ आइडिया लगा आप लोगों को? देखिए, अब बेटा बता दो, ये CH2 लेंगे और ये CH लेंगे, Cl में रेजोनेंस होगा कि नहीं? हाँ सर। रेजोनेंस होने से आप देखिएगा, रेजोनेंस होने पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये लॉन पेयर आप देंगे यहाँ पे, इसका जो रेजोनेंस आएगा यहाँ पे, ये रेजोनेंस, ये CH हो गया, ये Cl होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे कार्बन क्लोरीन के बाद में? इन CCl बॉन्ड। अब इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहने से बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा कि वीक हो जाएगा? तो सिंगल बॉन्ड आप समझ रहे हो ना, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहने से बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए ये सब कभी भी कार्बोकेटन नहीं प्रेफर करता है, कहाँ पे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे कार्बोकेटन प्रेफर नहीं करना। इसलिए विनालिक एरालिक याद रखना है, हैलाइड सभी भी देगा, और उसके बाद बोलेगा प्रेसिपिटेशन बताओ, तो बोलना नहीं करता है। आप एक काम करो, मैं आपका जेईई मेन का एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उससे पता चलेंगे। देखो, जेईई मेन का क्वेश्चन एक बैच में करवाया था, तो मैं आपको बता देता हूँ, तो कॉन्फिडेंस आपको समझ में आएगा कि जेईई क्या क्वेश्चन पूछता था। देखो, ये 2023 का क्वेश्चन है। देखिए श्रवण, आपका देखो AgNO3 दे दिया, अब बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट, आप बताना मेरे को, ये विनालिक है कि नहीं, देखना था ये विनालिक हैलाइड्स है कि नहीं। श्रवण बताओ, सोम बताइए विनालिक हाँ हैलाइड है सर। कि नहीं, हाँ और सर। ये एरालिक हैलाइड्स है कि नहीं। हाँ सर। तो ये दोनों कट हो जाएगा, लेकिन ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी मोर स्टेबल होगा, तो कितना मोल देगा, 2 ही मोल देगा कि नहीं आपका? हाँ सर। तब बताइए, पूछा हुआ है कि नहीं क्वेश्चन, ये आपका जेई मेन में देखो 2023 में क्वेश्चन था ये, 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का। तो ये प्रेसिपिटेशन का IIT एडवांस में भी कितना बार क्वेश्चन आया हुआ, कहाँ से आप क्लोराइड को प्रेसिपिटेट करवा पाओगे, कहीं नहीं करवा पाओगे। तो बेटा कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज विनाइलिक पोजीशन जो होता है, ये एराइलिक पोजीशन कार्बोकेटाइन पे कभी प्रेफर नहीं करना। कभी विनाइलिक कार्बोकेटाइन, मतलब कि ये सब कार्बोकेटाइन आप कभी प्रेफर नहीं करना, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे ही पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं देना, टॉलरेट ही नहीं कर पाता कार्बन उसको, याद रखेंगे। याद रखिएगा, ये सब थोड़ा याद रखो, टर्म्स ऑफ जो मैं बोल रहा हूँ, विनालिक का मैंने बताया था पोजीशन याद करो, निर्मलियो मैंने स्टार्टिंग से बताया, कितना बार बनाओ विनालिक एंड एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी precipitated out by using HgNO3, नहीं होता। अब सुनिएगा, ये एक लिया मैंने, ये एक लिया मैंने, ये एक लिया, और ये 4 दे रहा हूं आपको, CH3 CH2 प्लस। बताए तो इसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन, ये कौन स्टेबल ज्यादा है? बेटा इसको बोलते हैं हम लोग एलाइलिक, इसको बोलते बेंजाइलिक। कितना बार बोल रहा हूँ, ये सब याद रखिएगा। बेटा ये डबल, ये जो बेंजीन रिंग होता है ना, इसका ये CH2, ये जो पोजीशन होता है ना, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। एक यहाँ पे मैंने फ्री वैलेंसी रखा, मतलब कोई ग्रुप वहां पे देंगे, तो ये बेंजाइलिक पोजीशन, ये कार्बन होता है। और एराइलिक का बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पोजीशन होता है sp2 कार्बन, ये एराइलिक पोजीशन होता है। तो एराइलिक पोजीशन का मतलब होता है कार्बन ऑफ द रिंग, बेंजाइलिक पोजीशन होता है नो कार्बन ऑफ द रिंग नहीं, ये पोजीशन बेंजाइलिक।
और याद रखिएगा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड्स है बेटा, इसको बोलते हैं विनाइलिक। ये विनाइलिक जो कार्बन होता है ना, विनाइलिक, विनाइलिक कार्बन का मतलब होता है sp2 कार्बन। और बेटा आपने इसको बोला था एलाइलिक, याद करो। इसको भी आपने क्या बोला था? एलाइलिक। एलाइलिक का मतलब होता है sp3 कार्बन बॉन्डेड टू sp2 कार्बन। ये सब बताए हुए हैं कि नहीं, आप लोग बताना। एरालिक क्या होता है, विनालिक क्या होता है, एरालिक क्या होता है, बेंजालिक क्या होता है, ये सब कितना बार मैंने बोला। आपको एरालिक पोजीशन बोलेगा तो सीधा बेंजालिक ले लेना। आपको बेंजालिक पोजीशन बोलेगा तो एडजेसेंट टू बेंजालिक, एडजेसेंट साइड चेन। ये एलालिक पोजीशन होता है, ये विनालिक, ये विनालिक, ये एलालिक, ये एलालिक नहीं होता। आप जब स्टेबिलिटी ऑर्डर का बात करोगे बेटा यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा यहाँ पे? मैं कितना बार ये सब हिंट दे चुका हूँ, फिर आज बता दिए, बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एलाइलिक। अच्छा ये बताइए, ये अगर कंपाउंड लेंगे, इस टाइप का अगर कंपाउंड लेंगे, इस कंपाउंड में अगर जाएंगे, मान लीजिए एलाइलिक पोजीशन कौन कौन है, ये सब एलाइलिक पोजीशन है कि नहीं, बताइए आप लोग। Yes. और बताइए ये क्या आपका विनालिक है कि नहीं? तो विनालिक क्या होता है, एलाइलिक क्या होता है, समझ में आ गया? हाँ सर। अब सुनो, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें निर्मली में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 2, उसका 1, उसका बाद हो जाएगा 3, सबसे कम होगा 4। ये जो 2 2 लिए ना, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। आप बताना एक बात, यहाँ पे देखिएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का मैं लिख रहा हूँ बेटा। ये जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, इस पर रेजोनेंस होगा कि नहीं? ये रेजोनेंस हो रहा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, फिर अभी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। CH2+। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा आपका CH2। ये देखना यहाँ पे सब पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज आप डिलोकेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज का। मैं बात समझे, कौन सा चार्ज का डिलोकेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज का। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब बेटा बताओ, एलाइलिक में भी रेजोनेंस होता है, बेंजाइलिक में भी रेजोनेंस होता है, सबसे ज्यादा एक्सटेंड ऑफ कंजुगेशन किस में होगा, बेंजाइलिक में या एलाइलिक में? ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स किस में करोगे आप? Yes. बेंजाइलिक में। बेंजाइलिक मोर स्टेबल देन एलाइलिक। आई बात समझ में? समझ में? बेंजाइलिक मोर स्टेबल देन एलाइलिक। अब सुनिए, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये डाइफेनाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन है, ये ट्राइफेनाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन है। बताओ तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा?
अब बेटा पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे एक ही रिंग पे डिस्पर्स करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को दो रिंग पे डिस्पर्स करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को थ्री रिंग पे डिस्पर्स करेंगे, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कहाँ डिस्पर्स करोगे? थर्ड में। स्टेबिलिटी किसका जाता हो? थ्री ग्रेटर देन टू, टू ग्रेटर देन वन। कुछ आइडिया लगा? बताइए। देखो ये कार्बन, 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 इसको मैं थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ, प्रोपेलर शेप होता है इसका। इस तरह का ऐसे ऐसे पॉपुलर शेप होता है, ये कार्बोकेटाइन है ये। इसको बोलता है ट्राइफेनाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन। बहुत स्टेबल होता है ये। पॉपुलर शेप होता है इसका। पॉपुलर शेप मतलब फैन जो होता है सीलिंग फैन में ऐसे ऐसे रहता है ना, देखना उसका जो ब्लेड रहता है वैसे ही अरेंज रहता है तीनों रिंग आपका, तो इसको बोलते हैं पॉपुलर शेप। बहुत स्टेबल होता है ये। तो बेटा यहाँ पे देखो कितना रिंग का रेजोनेंस का इम्पैक्ट आ रहा है आपका, टू या थ्री का? थ्री का। तो डाइफेनाइल ट्राइफेनाइल फॉस्फिन, ये कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी बात करेंगे तो किसका ज्यादा होगा? ट्राइफेनाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन का। और सुनिएगा, लग रहे ऊपर स्क्रॉल करेंगे। कर रहे हैं ये। पॉजिटिव चार्ज है आपका। ये प्रोपेलर शेप जो होता है, ये प्रोपेलर शेप जो होता है ये ऐसे रहता है जैसे आपका, ये आपका जो सीलिंग फैन होता है उस पर जो ब्लेड लगा रहता है आपका, उसको देखिएगा तो कुछ ऐसे अरेंज रहता है कि नहीं? बताइए आप लोग, श्रवण देखिए, ऐसे कुछ का अरेंज रहता है कि नहीं आपको? बताइए, पूरा प्लेनर नहीं रहता है, इस तरह से जो रहता है वैसे रहता है इस पे। तो ये जो ऑफलाइन क्लास लेंगे तो ऑफलाइन क्लास में इसको इफेक्टिवली आपके एक स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा लिख दिए इन्फॉर्मेशन, उस दिन बताएंगे प्रोपेलर शेप बोलते हैं उसको। क्या एडवांटेज आता है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आज नहीं। अब देखो मैं अब समराइज कर रहा हूँ, सुनना। ये एक क्वेश्चन पहले, ये जो अभी बता रहे हैं, ये बताना आप लोग। CH3, ये बंजाली कार्बोकेटाइन ही सब आपका। यहाँ पे लिया मैंने NO2। CH2 प्लस यहाँ पे, और ये होगा CH3, और ये क्या होगा? CH2 प्लस, ये होगा 4। बताओ तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को उसको स्टेबलाइज कर देता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इसको डिस्टेबलाइज करता है, मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था। आपको पकड़ना है यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, कौन आपका विथड्रॉइंग होगा। अगर वो नहीं पकड़ पाओगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ। आप लोग रिविजन ही नहीं इफेक्टिवली पढ़ते हो, करते हो, तो कहाँ से समझ में आएगा ये सब? सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मैं बार बार बोल रहा था, जियो से हमेशा कोरिलेटेड टॉपिक है ये। अब बहुत कंसेप्चुअल होता है। इसका प्लस आर होता है जो डोमिनेंट होता है, इसका माइनस साइज से। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? डोनेटिंग। इसका माइनस आर भी होता है, माइनस आई आता है। इसलिए क्या होगा, ये माइनस आर दिखाएगा तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसमें प्लस हाइपर कंजुगेशन बताया था, प्लस आई इफेक्ट बताया था, याद करो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप बताइए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? रिंग पे निगेटिव चार्ज लेके जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा, बताना आप। देखो यहां से समझ में आएगा। अब थोड़ा एक ही स्टेप में ले रहा हूँ, थोड़ा सोचिएगा कैसे होता है ये। अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे देखना OCH3 है,
ये लॉन पेयर निगेटिव चार्ज को ऐसे करके आप डिस्पर्स करो बेटा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और रिंग पे आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो रिंग आपका इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। तो बेटा बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहने से आपका बेंजाइल कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा, बता दो। इंक्रीज होगा कि नहीं? कहाँ से बढ़े? बढ़ेगा। अब देखो, इसका रेजोनेटिंग और भी स्ट्रक्चर होगा, लेकिन मैं दो ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब देखना कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज जो था, उस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट कार्बन पर निगेटिव चार्ज आया कि पॉजिटिव चार्ज आया? Negative. निगेटिव। तो आप खुद से बताइए, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज अगर एडजेसेंट कार्बन पे आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा कि नहीं, बताइए आपको। हाँ सर। ये मोर स्टेबल हो गया। और सुनिए, और एक स्ट्रक्चर बना देंगे तो आपको लिखने का मौका देंगे, पहले सुनिएगा। अगर ये CH2+ है बेटा, और यहाँ पे नाइट्रो लेगा, तो नाइट्रो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो पूल कर लेगा वो। बताओ तो, जिस कार्बन से CH2+ है उस कार्बन पे क्या चार्ज दे रहा है, ये पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। आपको क्या लगता है, पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट कार्बन पे रहेगा तो लेस स्टेबल या मोर स्टेबल वो? लेस स्टेबल। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है, ये बताओ तो। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि पुश कर रही है? टान रहा है ना अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा नहीं है। तो ये क्या होगा, विड्रॉइंग या डोनेटिंग? अब बताओ बेटा, ये इंडक्टिव का जब बात करेंगे तो इंडक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो वो बोलेगा तो इधर इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। और मेजोमेरिक भी बोलता है कि इलेक्ट्रॉन इधर ही फ्लो करना चाहिए। तो दोनों तरह से तो ये एक्सेप्टर ही हो गया ये। लेकिन इसमें जब मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेंगे तो ऐसा जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे इसका, तो ये माइनस आई देगा। रेजोनेंस में ये क्या दिया, प्लस आई दिया। तो माइनस आई से डोमिनेंट मैंने प्लस आर को बोला था लेने के लिए प्रीवियस क्लास में। तो अब बताइए, आप खुद से सोचो कि कार्बोकैटायन के जिस कार्बन पे है उसका पारा पे या ऑर्थो पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोगे तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अगर उसके ऑर्थो और पारा पे विड्रॉइंग दोगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो आप बताइए ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, वन का होगा कि नहीं? अरे बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, उसका सिंपल थ्योरी है। वन के बाद किसका हो जाएगा, थ्री। उसका क्या हो जाएगा, फोर। सबसे कम कौन हो जाएगा, टू। क्योंकि टू पे नाइट्रो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पूल कर रहा है ना, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो वाली समझ में आया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विदड्रॉइंग, या नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझ में। चलो, अब एक काम करेंगे, ये अब क्वेश्चन अगर बना लेंगे तो समझ में आएगा कि हम समझ। देखिएगा यहाँ पे CH2+ है, यहाँ पे CH2+ है, और ये क्लोरीन है। ये CH2+ है, यहाँ पे मान लो कि OH है। और ये CH2+ है, यहाँ पे मान लो कि आपने नाइट्रो ग्रुप लगा ही दिया। बताओ तो, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बताइए सबसे स्टेबल कौन होगा इसमें। अरे बेटा, ग्रुप को पकड़ो, ग्रुप को। ये क्या है, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? डोनेटिंग। Donating. माइनस आई से इसका प्लस है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या था, इसका माइनस आई फाइव डोमिनेंट ओवर द प्लस आर इफेक्ट था इसका। हेलोजन का बताया था मैंने, याद रखिएगा। ये तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है ये। तो बताइए, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, थ्री। उसका दोगे वन, उसका टू, उसका फोर।
एक चीज क्या याद रखना, हैलोजेंस के लिए जब जाओगे कंजुगेट पोजीशन पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका माइनस आई इफेक्ट जो होता है, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट ओवर देयर प्लस आर इफेक्ट। ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। मैंने बोला ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा हैलोजेंस का। जनरली क्या होता है, माइनस आई प्लस आर में प्लस आर भी नल हो जाता है। माइनस आर है तो दोनों तो बोल रहे हैं कि विड्रॉइंग है, लेकिन एक का प्लस आर होगा, एक का माइनस आर होगा, तो प्लस आर भी नल होगा। लेकिन हैलोजन के केस में आपका माइनस आई डोमिनेंट ओवर द प्लस आर, क्योंकि हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे कौन सा मैंने डिसाइड किया, इंडक्टिव या रेजोनेंस? इंडक्टिव। No. हैलोजन, हैलोजन के लिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, याद रखिएगा। अब बेटा बता दो, डोनर एक्सेप्टर समझ में आ गया कि स्टेबलाइज करेगा डिस्टेबलाइज करेगा, समझ में आया कि नहीं, बताइए आप लोग। समझ में आ गया आपको? फिर विड्रॉइंग डोनेटिंग मैंने बता दिया, अब सुनना मेरी बात। देखिएगा, स्टेबिलिटी जो लिख रहा हूँ देखिएगा सबसे पहले। इसका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्या होता है मैं बता देता हूँ। लिखते चलो, मैं बता देता हूँ, सबके एक एक करके बताऊंगा। ये थोड़ा यूनिक होता है, ये सब बता दूंगा आपको, तो लिखते चलिए। ट्राइफेनल कार्बोकेटाइन, डायफेनल मेथाइल कार्बोकेटाइन, फिर याद रखिएगा टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन सही है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ये। उसका बाद हो जाएगा बेंजाइलिक, एक्सेप्शन याद रखिएगा थोड़ा। उसके बाद होगा एलाइलिक, वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री एलाइलिक नहीं। एलाइलिक, एलाइलिक के बाद आप याद रखिएगा 3 डिग्री, उसका 2 डिग्री, उसका बाद 1 डिग्री, उसका बाद मेथेन, उसका बाद होगा विनाइलिक, उसका बाद हो जाएगा आपका ये अल्काइन, ये ट्रिपल। इसमें लर्न क्या करना सुनो, जो जनरली नीट में जेई मेन सब में आपको हेल्प करेगा। कार्बन पॉजिटिव चार्ज पे रिंग पे ना, पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे उसी पे अगर नंबर ऑफ फेनाइल रिंग इंक्रीज करेंगे तो आपका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, चेक करो, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बीच में एक टर्सरी ब्यूटाइल एक्सेप्शन आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है।
जनरली देखोगे रेजोनेटिंग ज्यादा स्टेबल है। देखो सबका सब रेजोनेटिंग है नॉन रेजोनेटिंग से। तो रेजोनेटिंग को ज्यादा स्टेबिलिटी लेकर यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखिएगा। टर्सरी ब्यूटाइल में बेंजाइल में तो बेंजाइलिक से ज्यादा टर्सरी ब्यूटाइल होता है। नहीं तो जनरली आप देखोगे बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल होता है। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे? देखो, तो ये पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें देखो मैं इसका बात कर रहा हूँ। बीच में जो रिंग देख रहे हो एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है वो? बीच में जो लिए वो एरोमेटिक है कि एरोमेटिक है कि नॉट एरोमेटिक, बताइए आप लोग। बीच में जो रिंग लिए ये। अरे श्रावण कितना बार आप लोगों को बता चुका हूँ, एरोमेटिक को पकड़ो। ये जो देख रिंग देखते हो ना बेटा, ये जो रिंग होता है ना, ये देखो यहाँ पे ये रिंग। देखो ये, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखेंगे। देखिए, पॉजिटिव। इसी को कभी कभी ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ये ऐसे लिख के ऐसे ही पॉजिटिव दे देते हैं। इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन। एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक। देख रहे हैं ये? तो ये इसी को मैंने यहाँ पे लिखा, ये एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक। अब बेटा ये देखो कैसा ये है। ये ऐसा है कि आपका ये ट्रिपल बॉन्ड, ये एरोमेटिक इस तरह का है आपका पॉजिटिव चार्ज के साथ। और यहाँ पे देखो मैंने बेंजीन रिंग देके उसको और एक्सटेंडेड कंजुगेशन पे लेके गया। तो बताओ, तो एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कि नहीं सबका? बताइए श्रावण। ऐसा ही है। मतलब ये जो सेंटर पे देख रहे हो ना, सेंटर पे बायस, ये जो सेंटर पे है, सेंटर पे आपका वो पॉजिटिव, ये सेंटर पे आप तो डिलोकलाइजेशन करके पॉजिटिव चार्ज दिए। और इसी का डिलोकलाइजेशन आपने इस रिंग में देखा। तो बताओ, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन या नॉट एरोमेटिक? विथ मोर एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन या लेस एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन? हैविंग मोर एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन विथ delocalized by electrons of 3 phenyl ring। बस इसी के चलते इसका एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। आप एक काम करो, देखो यहाँ पे इसमें तो एरोमेटिसिटी मैंने लिया तो पा लिया भाई, एरोमेटिसिटी है। लेकिन इसमें ज्यादा एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो एरोमेटिसिटी भी है, ज्यादा एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन भी है। ये क्या होता है वो नेक्स्ट डे बताऊंगा, आज नहीं बता पाऊंगा मैं। तो ये आपका ये इसके लिए, तो मैंने देखो एरोमेटिक को ही ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा। उसका तो ये थोड़ा बॉक्स टाइप का ट्रायंगल टाइप का आ गया, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं। वो बैंड प्योर वाइटल रेजोनेंस होता है, उसका नॉर्मल ट्रेंड आप फॉलो कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे टर्सिब्यूटल बेंजाइलिक में थोड़ा एक्सेप्शन आ गया। बस यही रखना आपको याद। तो ये बेटा, ये जो मैंने चार्ट बनाई, ये चार्ट आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। इस पे टाइम टू टाइम आप देखते रहोगे। ये टाइम टू टाइम देखने के बाद इस पे थोड़ा वर्क करोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने एक दो एग्जाम्पल जो लिया, एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि बीच में जो 3 मेंबर रिंग जो ऐसे रखते हैं उसका मतलब क्या होता है, साइक्लोप्रोपिनल कार्बोकेटाइन। निर्मल, समझ में आया? कुछ आइडिया लगा यहाँ पे स्टेबिलिटी का?
गए थे वो एक बार स्कूल करने वहां पर। कौन सा ये पार्ट? नहीं सर, वो ऑर्डर जहाँ पर लिख रहे थे। हाँ हाँ बोला। ये जो पार्ट है, ये वो जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल देख रहे हैं ना आप लोग, ट्रायंगल देख रहे हैं कि श्रवण बताइए, ट्रायंगल देख रहे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ सर। तो ये पार्ट में आपको नेक्स्ट क्लास जब ऑफलाइन लेंगे मंडे को, तो उस दिन एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर होगा। आज नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो टफ पार्ट है। वो नेक्स्ट क्लास जब ऑफलाइन लेंगे तो उस दिन बता देंगे, ठीक है? तो आप उसी को रखिए। लेकिन एरोमेटिसिटी क्या समझ में आ गया कि नहीं? एरोमेटिसिटी का समझ में आ गया कि नहीं एरोमेटिसिटी का? हाँ सर। हाँ, तो वहीं पे रखिए। ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन इसके क्यों लिए, वो मैं बता दूंगा आपको वो नेक्स्ट क्लास में। लेकिन बेटा ये सब समझ में आ गया ना, कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी डबल वन ट्रिपल वन पे बहुत लेस होता है। ये याद रखिएगा। आप सुनना, आप जो बता रहा हूँ नोट करके लिखो। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है सुनो। जब किसी रिएक्शन में आप कार्बोकेटाइन बनाओगे, किसी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटाइन बनाओगे, अब वो कार्बोकेटाइन आपका लिस्ट स्टेबल होगा। बेटा ये चीज समझने का ट्राई करना, क्योंकि रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका 11 12 का जो ऑर्गेनिक है, उस ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट आपको 90% जो रिएक्शन होता है, 90% रिएक्शन में बता रहा हूँ, उसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बताएगा। इसलिए सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ही आपको मिलेगा। जब आप नेक्स्ट टॉपिक प्रोसीड करेंगे, लाइक द एल्केन, हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हेलोल्केन सेलोरेन्स, एल्डिहाइड कीटोन ऑफ द क्लास 12, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, इन द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन विल गेट द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट पे ज्यादा बेस्ड क्वेश्चन भी आता, इसलिए कार्बोकेटाइन का रिएरेंजमेंट का जो पार्ट है वो बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। और नीट में भी क्वेश्चन पूछता है, जेईई मेन में भी क्वेश्चन पूछता है, जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछता है। तो रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है सुनो। एक सिंपल थ्योरी है। रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के लिए सब कुछ होता ही है। तो होता क्या कि अगर आपके पास लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो रीअरेंज होकर अपने आप को कन्वर्ट कर देगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये याद रखिएगा, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन कन्वर्ट हो जाता है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में। अब लोग सर कैसे जज होगा, तो देखिए क्या जज होता है। देखना यहाँ पे एक बताता हूँ, उसका समझ में आ जाएगा आपको। सी एच लिए, मैंने CH3 ले लिए, और ये CH2+ लिए। बेटा ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसके पास? 1। लेस स्टेबल या मोर स्टेबल? लेस स्टेबल। और ये देखना यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है। सुनना, ये कार्बोकेटाइन है और ये कार्बोकेटाइन है। इसमें बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? ये 3 डिग्री है, 9। इसलिए क्या होगा ये? मोर स्टेबल। अब देखो ये कन्वर्ट होना चाहेगा इसमें। अगर बेटा यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेके अगर इस पे लेके चले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर क्रिएट कर लेंगे, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, ये बताना आप लोग। yes, देखिए फिर से बता रहा हूँ, देखिएगा। ये हाइड्रोजन है, ये CH2+ है, और ये CH3 है। बेटा कैसे होता है ये, यहाँ जो लिख रहा हूँ ना वो थोड़ा सुनिएगा। कैसे होता है ये, कैसे होता है थोड़ा देखिएगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। सबका हालत के भेजा फ्राई बोलते हैं ना, भेजा फ्राई कर देता है ये टॉपिक। ये स्कूल में तो कोई नहीं टीचर बताता है, ये सब टीचर स्कूल स्कूल में नहीं बताते। कंपटीशन का जितना भी होता है ना, वही सब जितना कम्पिटिटिव आपका इंस्टीट्यूट है वो सब टीचर बताते हैं, नो डाउट। लेकिन ये हालत खराब कर देता है बच्चा को। सुनिए क्या होता है। यहाँ से क्या करो, पॉजिटिव चार्ज है वहां पे, तो बेटा किसी के जगह पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कोई बॉन्ड बनाने आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा कि इलेक्ट्रॉन वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, ये बताओ। कौन आएगा उसके साथ बॉन्ड बनाने? जो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, वही ना बॉन्ड बना पाएगा, बताइए।
उसको क्या बोलते हैं, ये वन बोलते हैं, इसको टू बोलते हैं। जहां से स्टार्ट करेंगे उसको वन, और जहां पे एंड करेंगे उसको टू। तो ये क्या होगा कि ये जो बेटा, ये जो मेथाइल हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे मूव कर गया। तो ये H प्लस के फॉर्म में मूव करेगा कि H माइनस के फॉर्म में मूव करेगा? H minus. H माइनस के फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं, देखिए दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, यहाँ पे मैं एरो दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको ऐसे दे रहा हूँ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको पकड़ लिए और दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये यहाँ से चला गया, तो इसको बोलते हैं वन टू। देखो क्या बोलते हैं, वन टू हाइड्राइड शिफ्ट। वन टू हाइड्राइड शिफ्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जहां से आप स्टार्ट करोगे उसको बोलते हैं वन पोजीशन, और जहां पे एंड करेंगे उसको बोलते हैं टू पोजीशन। तो ये कार्बन हो गया माइग्रेशन ओरिजिन, और ये कार्बन हो गया माइग्रेशन टर्मिनस। तो ये ओरिजिन से टर्मिनस मतलब वन से टू की तरफ जा रहा है। तो बेटा वन से आप किसको भेजोगे टू पे? मेथाइल को भेजोगे, तो आपका स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि मेथाइल को भेजोगे तो 2 डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हाइड्रोजन को भेजेंगे तो 3 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा जब किसी कार्बन से माइग्रेट करा के किसी ग्रुप को लाओगे, और उस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन को पहले मैग्नेट करवा देना। तो यहाँ पे H माइनस शिफ्ट करो कि H प्लस शिफ्ट करो? H माइनस को क्या बोलता है, हाइड्राइड। तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। तो बेटा हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, CH3 प्लस, और ये क्या होगा CH3, और ये क्या होगा CH3। बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 9। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना था, 1। ये क्या होगा, मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। ये क्या था आपका, लेस स्टेबल। तो बेटा लेस स्टेबल किस में कन्वर्ट हो गया, मोर स्टेबल में। और एक सुनो, एक और बता देता हूँ। CH3 होता है ये CH3, ये CH3, और ये CH2 प्लस। अब सुनना, फिर ये 1 डिग्री है आपका, ये लेस स्टेबल है ये। अगर इसी को लो 3 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो मोर स्टेबल हो जाएगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा बता दो। इस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन तो है नहीं, तो मेथाइल 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 है, तो किसको शिफ्ट करेंगे, मेथाइल को शिफ्ट करेंगे कि हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे? वन टू, इसको वन बोलते हैं, इसको टू बोलते हैं, वन टू मेथाइल शिफ्ट। देखना कि जिस कार्बन से आप शिफ्ट कर रहे हो ना, उस कार्बन पे हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन प्रेफर करना, नहीं तो मेथाइल भी शिफ्ट होता है। कहीं पे इथाइल भी शिफ्ट देखेंगे, कहीं भी फेनाइल भी शिफ्ट करते हुए देखेंगे आप लोग। तो अभी नहीं, अभी ग्रेजुअली आप चलिए, वो टॉपिक सब आएगा आपका। तो CH3, CH प्लस, CH2 CH3, और ये CH3। अब बताइए, तो ये 3 डिग्री हो गया। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा, 8। ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल? श्रवण बताइए, लेस स्टेबल या मोर स्टेबल? मोस्ट। मोर स्टेबल। और भी होता है कार्बोकेटन के अरेंजमेंट, अब एक काम करना और बता रहा हूँ, देखने यहाँ पे। बताओ अभी, कार्बोकेटन 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है? 2 डिग्री। अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसके पास, 3। अगर इसी पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? अगर यहाँ लाएंगे 3 डिग्री में तो बेटा 3 डिग्री में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, वन टू हाइड्राइड या वन टू मेथाइल? Right. हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। तो ये जो हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रहा है, ये शिफ्टिंग बोलो, ये शिफ्ट बोलो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया आपका। अब देखना था अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 7। मोर स्टेबल है स्टेबल, मोर स्टेबल। बेटा आपको बोलेगा रीअरेंजमेंट का, रीअरेंजमेंट का मेन फैक्टर क्या है,
अब बोलना है स्टेबिलिटी। तो 1 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया। 3 डिग्री को 2 डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि 3 डिग्री अगर 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सुनिए, देखिए और बताओ। रिंग 5 में रिंग एक्सपेंशन का बात हो तो वो नेक्स्ट डे करवा देंगे, आज नहीं। मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे, टॉपिक लिख के मैं नेक्स्ट डे करवा दूंगा रिंग एक्सपेंशन। अब थोड़ा रिमाइंड करवा दीजिएगा, ऑफलाइन क्लास में बता देंगे। समझ में आए रिंग एक्सपेंशन, बोलिएगा सर क्या होता है, बता देंगे लास्ट ओके क्लास सर, में। ओके ठीक है, सर, ओके। नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसको बोलेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो थोड़ा टफ है, इसलिए मैं ऑफलाइन में ग्रेजुअली बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी ये बताइए, कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी का कुछ समझ में आया क्या, क्यों होता है शिफ्टिंग, ये सब मेथाइल हाइड्रेट सब समझ हाँ में सर। आएगी? हाँ, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, इतना ही टॉपिक को थोड़ा कवर कीजिएगा, अपने याद आ जाएगा। तो बेटा कार्बोकेटन समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा टाइम देके मैं कार्बोनाइन थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि टाइम हो गया, आपका कार्बोनाइन थोड़ा बता देता हूँ। और नेक्स्ट डे आपको बता दूंगा कार्बोनाइन क्या होता है, सुनिएगा। कार्बन विथ निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। तो बेटा ये भी किससे आएगा, होमोलैटिक फिजन से, हेटेरोलैटिक फिजन से? हेटेरोलाइट। हेटेरोलैटिक फिजन। आप बताइए, CH3 माइनस हो सकता है कि नहीं, CH3 माइनस, या CH3 और CH2 माइनस भी हो सकता है आपका, ये सब हो सकता है। अब स्ट्रक्चर जाएंगे इसका। तो स्ट्रक्चर जब जाएंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा यूनिक होता है, इसमें देखना है स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने इसका 3 स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, sp2 भी होता है, और sp भी होता है। मतलब ये लीनियर भी होता है, ट्रायंगल प्लेनर भी होता है, टेट्राहेड्रल भी होता है। देखना, अगर ये CH3 माइनस है, अगर आपका ये माइनस लिए तो ये सब आपका ट्रायंगुलर, ये क्या होगा, पिरामिडल होगा। आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर बोले ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो क्या बोलेंगे आप, sp3 sp2 sp3। तो आप कैसे दिखाते हैं sp3? देखो यहाँ पे CH3 लिए, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज लॉन पेयर है। याद करो शुभम, आप 3 बॉन्ड पेयर एक लॉन पेयर लेते थे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या बोलते थे, पिरामिडल बोलते थे कि नहीं? याद कीजिए। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसके पास लॉन पेयर है। और यहाँ पे देखो श्रमण बस क्या हो जाएगा बेटा, पिरामिडल शेप आ जाएगा कि नहीं, ऐसे ऐसे कहेंगे पिरामिडल शेप। हाँ याद रखिएगा आप लोग, पिरामिडल शेप आ जाएगा, ये पिरामिडल आ जाएगा। आप बोलिएगा कि पिरामिडल होता है कि sp3 होता है कि sp2 होता है, तो बोलिएगा sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp भी हो सकता है, बहुत वर्सेटाइल नेचर होता है इसका। और इसमें बोलेगा आपको कि निगेटिव लॉन पेयर कहा रहा था, तो बोलना sp3 में, किस में, इस स्टेप में। और ये जब sp2 जाएंगे तो ये रेजोनेटिंग कार्बन आयंस होगा, कौन सा कार्बन आयंस होगा? आपको बोलेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइज कौन होता है, तो क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग या नॉन रेजोनेटिंग? रेजोनेटिंग। तो रेजोनेटिंग मतलब क्या होगा, एलाइलिक एंड बेंजालिक कार्बन आयंस। तो कहीं भी बेंजालिक एलाइलिक कार्बन आयंस आएगा तो आप याद रखिएगा उसको रेजोनेटिंग बोलते हैं। तो एलाइलिक बेंजालिक का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है एलाइलिक, ये होता है बेंजालिक। अब बेटा खुद से बता दो, कंजुगेट पोजीशन पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो लॉन पेयर पाई कंजुगेशन होगा, वो कौन सा, sp3 में रखेंगे कि sp2 में रखेंगे उसको? sp2। क्योंकि खुद से सोचो, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब यहाँ पे लॉन पेयर है, रेजोनेंस का मतलब ये लॉन पेयर को पाई बॉन्डिंग के लिए डोनर मिलेंगे, तो ये आपका रेजोनेटिंग आ जाएगा।
एल्लेलिक कार्बन आयन। तो बेटा रेजोनेटिंग पे रहेगा तो कार्बन विद नेगेटिव चार्ज क्या रिएक्शन बोलेंगे, sp2 sp3। क्या बोलेंगे आप? sp2। sp3 कब होता है, sp कब होता है देखना यहाँ पे। श्रवण आपने देखा होगा, ये कार्बन पे लॉन पेयर कितना है, 1। हाँ सर। और सिग्मा 1 पर कितना, 1। आपका स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 2। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे तो रेडिएशन क्या होगा, sp। ये नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होने पे इसका रेडिएशन क्या होता है, तो याद रखिएगा sp। एल्लालिक बेंजालिक देखा था sp2 विदाउट एनी रेजोनेंस, तो क्या बोलेंगे आप, sp3 sp2, sp3। अब मेरे को ये बता दो, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विद्रॉइंग। यस। स्टेबिलिटी का जब बात करेंगे, स्टेबिलिटी का जब बात करेंगे, स्टेबिलिटी का जब बात करेंगे, तो स्टेबिलिटी में आप याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट कि एन एक्सेप्टर, एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस व्हाइल अ डोनर, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बताइए कुछ आइडिया लगा कार्बन आयन कार्बोकेटाइंस में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। सेकेंड याद है स्टेबिलिटी में, याद रखिएगा, और मैं बताऊंगा डोनर एक्सेप्टर तो आपको बता ही दिए। रेजोनेटिंग सबसे ज्यादा किसको लगे, रेजोनेटिंग कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेटिंग कार्बन आयन। रेजोनेटिंग कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है, नॉन रेजोनेटिंग कार्बन आयन। और सबसे ज्यादा होता है एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक कार्बन आयन, सब दिखा दूंगा एग्जांपल्स के थ्रू। रेजोनेटिंग में जाएंगे तो रेजोनेटिंग में एरोमेटिक होगा नॉन एरोमेटिक होगा, किसको ज्यादा स्टेबल लेंगे, एरोमेटिक। एरोमेटिक कार्बन आयन। और सबसे लेस स्टेबल किसको लेंगे बताइए, एंटी एरोमेटिक को। इसमें होगा नॉन एरोमेटिक कार्बन आयंस, कार्बन आयंस बोलते हैं इसको हम लोग। देखो इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो एक लास्ट एग्जांपल बताता हूँ, सुनिएगा। नेक्स्ट चाहिए और भी कुछ बताता हूँ, उसका चैप्टर ये आपका मैक्सिमम कंप्लीट होकर प्रैक्टिकल पे चले जाएंगे। तो ये देखना है आप, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। बेटा बताओ तो वन क्या एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक है कि नहीं बेटा, बताइए एंटी एरोमेटिक। बेटा देखो ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कि नहीं उसमें। हाँ हाँ सर। इसमें क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं आपका, एरोमेटिक। एरोमेटिक। ये क्या नॉन एरोमेटिक है कि नहीं बताइए, नॉन एरोमेटिक। अब बताइए बेटा 3 में रेजोनेंस होगा कि नहीं, ये बताना आप लोग, रेजोनेंस पॉसिबल है। अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगी यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका, बेटा सबसे साइड आप किसको करके रखते हो,
चाहे कार्बोकेटायन हो या कार्बोनाइन हो, सबसे साइड किसको रखते हो? एंटी एरोमेटिक को रख देते हो। CH3 CH2 माइनस, CH2 CH माइनस, ये CH C माइनस। स्टेबिलिटी का बात करेंगे, किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगा बताना। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में, ये बताना था आप लोग। ये कार्बन, ये कार्बन, ये तीनों कार्बन, ऑल दिस कार्बन इन द सेम हाइब्रिडाइजेशन या डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन? बेटे sp3, ये sp2, ये sp। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था कार्बन, याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता? sp का। आप बताइए, sp3 से sp का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज को उतना स्टेबिलिटी मिलेगा कि नहीं, बताइए आप लोग। क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना क्लोजर लेके चला जाएगा लॉन पेयर को, और नेगेटिव चार्ज को जितना न्यूक्लियस के क्लोज लेके जाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा कि नहीं। बेटा बताइए, होगा कि नहीं वो। हाँ सर। स्टेबिलिटी जब बात करेंगे यहाँ पे, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा यहाँ पे? 3, 2, 1। आप देखो कितना केमिस्ट्री का बात है ये, कि कार्बन पे अगर निगेटिव चार्ज होता है डबल ट्रिपल पे तो ज्यादा स्टेबल होता है, अब वही कार्बन पे अगर पॉजिटिव लग दो डबल ट्रिपल पे तो लेस स्टेबल हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय द मोर मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन मतलब sp2 कार्बन, बट sp कार्बन नेवर प्रेफर पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें बताना श्रावण, आप लोग बता रहेंगे ना तो समझ में आ जाएगा क्या आपका स्टेबिलिटी होगा। ये 1 लिए, ये 2 मैंने ये NO2 लिया, 3 मैंने ये CH3 CH2 माइनस लिया। स्टेबिलिटी बताएंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बताना आप लोग। निर्मल ये बताइए, सोम बताइए, समय बताइए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें। और से बताइए अभी, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। चलो एक काम करें, समझ में आए ये नहीं समझ में आए तो इसको मैं पेंडिंग रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास जब ऑफलाइन आएंगे तो बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए ये पार्ट। मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, एज ए होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको, होमवर्क मतलब कि पेंडिंग रख रहा हूँ इसको मैं। नेक्स्ट क्लास में बता रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्या होगा 2 का, उसका दो जाएगा 1 का, उसका दो होगा 3 का। अच्छा ये बताओ, 1 रेजोनेटिंग है कि नॉन रेजोनेटिंग? रेजोनेटिंग। Resonate. रेजोनेटिंग। रेजोनेटिंग। लेकिन 3 का देखिएगा, 3 का देखिएगा, अगर मान लीजिए पकड़ पाएंगे तो बहुत अच्छा वो इंफॉर्मेशन है। देखिएगा यहाँ पे S2 पे माइनस चार्ज था, ये नाइट्रो ग्रुप है। अब तो नाइट्रो ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन ले अपने तरफ लेगा, देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो गया कि डोनेटिंग हो गया, बताइए तो। विदड्रॉइंग। Withdrawing. विथड्रॉइंग, तो नेगेटिव चार्ज किस पे चला जाएगा बेटा, बता दो तो। ऑक्सीजन पे। अब ये मोर स्टेबल होगा कि लेस स्टेबल? मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कहाँ पे था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। यहाँ पे नेगेटिव कहाँ चला गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। बताए थे कि ना रेजोनेंस में। अब बेटा बता दो, तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप -R या -M इफेक्ट दिखा है कि नहीं? ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। बेटा नाइट्रोसाइनो सब एडजेसेंट टू कार्बन नेगेटिव होता है तो बहुत ज्यादा उसको स्टेबलाइज कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है वो। निर्मल समझ में आई ये बात मैंने जो बोला नाइट्रो के लिए। हाँ सर। इसीलिए यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी मैंने नाइट्रो को रखा। आप बोलेंगे सर यहाँ भी तो रेजोनेंस होता है, लेकिन बेटा जो नाइट्रो काम कर पाएगा वो कभी डबल बॉन्ड कार्बन कर पाएगा नहीं, नाइट्रो बहुत स्ट्रॉन्गर विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो यहीं पे रखो, आज का लेक्चर यहाँ पे, नेक्स्ट डे बताऊंगा तो कार्बन 9 पे और भी वर्क करेंगे।
ये समझ में आ गया ना कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग से कार्बोनाइन पढ़ो या कार्बोकेटाइन पढ़ो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग? एरोमेटिक। और सबसे लेस स्टेबल? एंटी एंटी। एरोमेटिक। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसको स्टेबलाइज करेगा? कार्बोकेटाइन को। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसको डिस्टेबलाइज करेगा? विड्रॉइंग ग्रुप किसको स्टेबलाइज करेगा? कार्बोनाइन। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में जब बताएंगे तो नेक्स्ट क्लास पर रिमाइंड करवाएंगे। फिर क्वेश्चन एक करवाते करवाते आपको बहुत सारा कार्बोकेटाइन का, आपको जेई एडवांस, जेई मेन का, नीट का मैं क्वेश्चन नेक्स्ट डे लाके मैं करवाऊंगा, तो आप टॉपिक को और भी कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक, तो रहने दीजिए टॉपिक को, जितना पढ़ा है उतना ही आप दे के आइएगा। नेक्स्ट डे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। ठीक, चलिए, सर गुड नाइट। आप बताइए बेटा। सर नेक्स्ट बताइए। वो जो मंडे का क्लास कितना बजे शुरू होगा? 6 to 9। 7 और 6 PM? ना नो, 6 to 9। ओके सर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डे आइएगा तो मैं बता दूंगा ये सब टॉपिक। ठीक है, चलिए। बस। चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बता देंगे। चलिए, थैंक यू गुड सर। नाइट। थैंक वेलकम यू बेटा। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।